प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा चल रहा है। 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके फंडामेंटल को समझेंगे। तो प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोगों ने इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझा था, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने का प्रयास किया था। इस लेक्चर में हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है तो उसमें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। हर एक पॉइंट के कंसेप्ट को समझेंगे और उसको अंडरस्टूड भी करने का प्रयास करेंगे। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अंदर थिंग्स, अगर आप मेरे एएम मैथ्स ट्यूटोरियल चैनल्स का फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन अवेलेबल है। ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके आप मेरे चैनल का फैमिली मेंबर्स बन सकते हैं। चलिए देखते हैं एक फंडामेंटल कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस को करना है। तो सबसे पहले कुछ कंसेप्ट को समझूं मैं, इस टाइप के फिर क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। देखिए करें इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45, 8% आर ओवर 64, फाइंड द मीन and standard deviation of the distribution. In a normal distribution 7% item under the 35, 89 over 63, find mean and standard deviation and कुछ another type of question. Same base fundamental concept based question है और ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दो तरह का होता है। एक ऐसा टेबल जिसमें कि सभी वैल्यू 0.5 से मोर देन होती है, तो जो उसमें हम जब एक्यूरेट एग्जैक्ट मतलब एक्चुअल वैल्यू जब लिखते हैं तो उसमें 0.5 माइनस करते हैं। बट अगर सभी वैल्यू 0.5 से कम है तो हम उसमें कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, जैसा टेबल में है वैसा एज इट इज लिख देंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने सेकेंड वाला ऑप्शन अभी लिया हुआ है, सभी वैल्यू 0.5 से कम है। समझ में आ रही बात आपको? दो चीज़ें, ये आपको पहला पॉइंट्स क्लियर हुआ। उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स को समझें कि जैसे आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो परसेंटेज दिए हैं, उन परसेंटेज के मीनिंग्स क्या है, तो उन परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम फिगर को कैसे ड्रॉ करेंगे, तब हम जाकर के आगे वर्क कर पाते हैं। समझिए एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। बहुत लॉजिक है, आराम से इसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन की डेफिनेशन होती है सब कुछ उसी में लिखा हुआ था। जैसे ये जेड है हमारा, ये जेड इक्वल टू 0 होता है, दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से इसके लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू होता है 0.50 होता है। ठीक है, मतलब एरिया, ये जो टोटल एरिया हम कह रहे हैं, ये जो यहाँ से लेकर के मतलब इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.50 है। तो हमें बात 0.50 मतलब ये इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 50% को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 50%। समझ में आई बात आपको? पहला पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये टोटल 50% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ये राइट हैंड साइड का पोर्शन। लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? जैसे ये आपका है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपका कितना होता है? 0.50 होता है। 0.50 यहाँ से लेकर के अप टू इनफाइनाइट तक, जहाँ तक भी हम चले जाएं, यहाँ माइनस इनफाइनाइट तक होगा, इधर प्लस इनफाइनाइट तक होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, 0 टू माइनस इनफाइनाइट। तो ये भी आपका कितना है? 0.50। इट मीन्स ये भी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 50% को। ठीक है, दो पार्ट, ये 50% इधर और 50% इधर, लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको ये देखना है कि हम जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। मतलब 0.50 उसकी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। परसेंटेज में जाएंगे तो कितना होगा आपका? 50%। लेफ्ट हैंड साइड भी सेम कंसेप्ट है, 0.50 उस पोर्शन के जो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको अगर हम राइट अप करेंगे तो 50% हो जाएगा। ये दो पॉइंट्स आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। दैट इज द क्लियर कंसेप्ट। अब आते हैं क्वेश्चन के कंसेप्ट को, उसको हम लोग यहाँ पे ड्रैग करने का प्रयास करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ आइटम्स आर अंडर 45, 31% अंडर 45 है, ध्यान रखिएगा, अंडर 45, एंड 8% आर ओवर 64, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि आप जो ये बनाओगे
31% लेफ्ट में बनेगा कि राइट में बनेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे मान लो, हम पहले मान लेते हैं कि लेट मीन जो है, मीन आपका क्या है, म्यू है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है सिग्मा। ठीक है बेटा, अब आपको समझना है कि इस 31% को हम लोग को रिप्रेजेंट कहां करना है, 31% को हमको रिप्रेजेंट कहां पे करना है। जैसे ये आपका फिगर है, बहुत ध्यान से समझना है भाई। मन में आपके डाउट आएगा, मन में डाउट ये आएगा कि हम 31% को इसके लेफ्ट में बनाएं या राइट में बनाएं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 31% आपका जो दिया हुआ है वो लेफ्ट में बनेगा कि राइट में बनेगा। पहला क्वेश्चन ये है, दोनों तरफ की एरिया 50-50% है। तो इस डाउट को मैं अभी यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करेंगे, हम लोग क्वेश्चन लग जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने इस इधर रिप्रेजेंट किया 31% को, इसको रिप्रेजेंट किया 31%, ठीक, 31% को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये वाला एरिया हो गया। इसका मतलब हो गया ये 0.31 हो गया। समझ में आई बात आपको? बात समझो। अब यहां पे क्या कह रहा है, ये अंडर 45 है, तो अंडर 45 का मतलब क्या हो गया, अंडर 45 का मतलब इससे पहले वाला पूरा पोर्शन ना। तो पूरा पोर्शन का मतलब क्या, ये देखो ये सारा आ जाएगा, ये 50% हो गया, और ये 31 है तो ये आपका 19 हो जाएगा, टोटल मिला के कितना होगा 59%। ये तो हमको चलेगा ही नहीं, समझ में आ रही बात? तो ये तो आपका किसी सूरत में नहीं चलेगा, 31-45 के अंडर में यहाँ है तो ये तो नहीं हो। समझ में आई बात आपको? तो इट मीन्स यहाँ पर इस कंसेप्ट को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, मतलब 31 जो परसेंट है वो आउटसाइड में नहीं बनने वाला है। ठीक है, 31% तो है, बट 45 अंडर कह रहा है ना, अंडर कुछ भी वैल्यूज होगी अंडर 45, एक्स की वैल्यू है, तो एक्स पर जेड डिपेंड करता है, तो एक्स पर जेड डिपेंड करता है, मतलब अंडर और लेस देन होना चाहिए। तो अगर लेस देन है तो वो फिर कहाँ होगा, ये एरिया का जो कंसेप्ट है वो बड़ा हो जाएगा, तो इस केसेस में ये आपका गलत हो गया। समझ में आई बात आपको? 0.9 मतलब 59% का हो जाएगा, तो ये फिगर यहाँ पर अब एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको मतलब हम लोग रिजेक्ट करेंगे। अब आपको फिर से इस क्वेश्चन के फिगर पे बात करनी पड़ेगी, तो चलिए अब फिगर पे बात करते हैं हम लोग, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो आपको बनाना है मेन फोकस आप पॉइंट को समझिए। इस तरह से ये बनने वाला है, ठीक, यहां पर ये बनेगा z इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे 31% को प्लॉट करना है, सो दिस इज हियर, मान लेते हैं आपका जो दिखाएगा वो 31%, ये वाला पोर्शन इधर वाला कितना, ये 31%, ठीक है ना, 31%। अगर ये 31% है तो इट मीन्स ये कितना पोर्शन होगा, ये जो पॉइंट हो जाएगा कितना एरिया होगा, 0.31। समझ में आई बात? 31% है तो ये जो एरिया कितना एरिया रिप्रेजेंट करेगा, 0.31, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, टोटल 0.5 होता है आपका, टोटल 0.5 यहां से यहां तक, तो ये कितना हो जाएगा 0.19, ठीक, क्लियर हुआ? 0.19% मतलब 19% होगा, इट मीन्स 0.19, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट पे मान लेते हैं इसकी वैल्यू Z1 है, क्लियर। दूसरा आ जाओ आप, अब इधर देखो राइट हैंड साइड, दूसरा क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ आइटम्स आर अंडर 45 एंड 8% ओवर 64। अब ओवर है मतलब ग्रेटर देन वाला कंसेप्ट लगने वाला है यहाँ पे, तो ग्रेटर देन मतलब इधर जाएंगे, ओवर है तो ये आपका 8% है, ये कितना है 8%, तो 8% का मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए, और इसकी मतलब वैल्यू हो गई 0.08। अगर ये 8% है, 0.08 है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, इसको आपको समझ लेना है कि ए वाला कितना हो जाएगा आपका 8% 42, मतलब 0.42 हो जाएगा, ठीक, क्यों, क्योंकि ये टोटल 0.50 होता है इधर से, क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अब आपको देखना है, ये मान लीजिए इस पॉइंट पर जेड, अब आपको ध्यान से समझना है स्टूडेंट, जो हम लोग टेबल देखते हैं यहाँ पे देखो, आप कह रहा है कि एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 से लेकर जेड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जेड हमारा इस एरिया के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है।
तो अब आपको ये देखना है कि जो 0.19 दिख रहा है आपको इससे लेस देन, और 0.19 पर ध्यान समझिएगा, 0.19 पर आपका z का मान क्या होगा, कहां पर देखना है, टेबल में देखना है। कितना देखना है, टेबल में। तो टेबल में आप देखो 0.19 कहां पर है। अब 0.19 ढूंढना कठिन काम है, 15 है, 1516 है, और हमको देखना है 0.19। तो ढूंढना है वन, इस सब में देखना है, 18 आ गया, 19 आ गया, 1915 आ गया, मोर देन आ रहा है। तो 1915 हम ये नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0.1915 ये ग्रेटर देन है। हमको क्या लेना है, अंडर लेना है। क्या लेना है, अंडर लेना है, लेस देन लेना है। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, 0.4, और ये देखो यहां पर इससे थोड़ा सा कम वाला वैल्यू है, मतलब 0.4, और यहाँ पे 0.9 इसमें ऐड कर देंगे तो 0.49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.49। तो उस पॉइंट के लिए Z1 का मान कितना हो जाएगा, 0.49। तो यहां पे हम लेंगे Z1 का मान कितना हो जाएगा, -0.49, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में है। तो इस एरिया के लिए इसका मान कितना होगा, -0.49। अब इसी तरह हम Z2 के मान को ढूंढेंगे 0.42 पर, और ये ग्रेटर देन वाला कंसेप्ट है, तो इधर इसके लेस देन आर इक्वल टू हम लेंगे, इसकी वैल्यूज को क्या लिखेंगे, 0.42 पे Z2 का मान क्या होगा। ठीक है, 0.42 पे Z2 का मान। तो देखो भैया टेबल्स देखो, 0.42 ढूंढो आप, 0.42, 414207, तो पॉइंट देखिए 1.4, ठीक है, 042 है, तो 1.4 टू 1.41 है, 42, तो 40 लिख सकते हैं आप, या 41 तक चले जा सकते हैं, 4207 ले लीजिए, ओवर है तो 0.4207 तक चला जा सकता है। इस वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं 0.42, मतलब ये हो गया 0.42, तो दिस इज द 1.41, 1.41। ये जी पहला देखिए ऊपर क्या 1 है, तो यहाँ पे 1.4 में 01 को ऐड कर देंगे तो 1.41 हो जाएगा। इट मीन्स यहां पर जो Z2 का मान हो जाएगा 1.4। क्लियर हुआ। इतना सारा पॉइंट आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमने एक फिगर के माध्यम से आपको ये अंडरस्टूड करा दिया कि कैसे हम टेबल की वैल्यू को अंडरस्टूड करके करते हैं। अब अगर इतना कंसेप्ट आप समझ गए हो तो क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा आपका। तो हमें आगे बात आपको स्टैंडर्ड, STAND, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इतना सब जानते हैं हम क्या, जिससे Z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये आप बेसिकली हम जानते हैं। तो पहला अगर है इफ अगर x इक्वल टू 45 है, तो यहाँ पे Z1 मान लीजिए हमारे पास मिलता है, Z1 क्या हो जाएगा आपका, x मतलब 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और x इक्वल टू क्या आपके पास है, 64 है, तो Z2 क्या हो जाएगा आपका 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं बात आपको दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आपको ये देखना है स्टूडेंट कि Z1 और Z2 का मान क्या है। हमारी बात तो फॉर एरिया 0 to Z1, ठीक है, एरिया बिटवीन, या ऐसा लिख सकते हो आप, एरिया बिटवीन 0 to Z1 इज पॉइंट, अब कितना आया हमारे पास, 0 to Z1 ये वाला एरिया जो है 0.19 है, तो कितना है आपका पॉइंट इज 0.19। ठीक है, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ Z1, ठीक है, फॉर एरिया 0.19 इज 0.19 के लिए जो वैल्यू इसकी कितनी निकाली हम लोगों ने, 0.49 माइनस 0.4। ठीक है, ये पार्ट आपका क्लियर हुआ। दूसरा, एरिया बिटवीन 0 to Z2 इज, 0 to Z2 के बीच बिटवीन जो एरिया है क्या आपका, 0 to Z2 का एरिया कितना है, 0.49 है, तो 0.49, 0.42 सॉरी 0.4, और 0.42 है, तो 0.42 के लिए एरिया देखना है, द वैल्यू ऑफ Z2, द वैल्यू ऑफ Z2 फॉर एरिया 0.42 इज
0.42 इज कितना है हमारे पास, फाइंड आउट किया 1.41, so we get this 1.41, ठीक है, क्लियर। तो आपका ये आपका आ गया Z1, ये आपका आ गया Z2, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z1 एंड Z2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, पुटिंग द वैल्यू of Z1 and Z2 in 1 and 2. So now put and calculate first. तो Z1 आपके पास है -0.49 एंड समथिंग, तो -0.49 इज इक्वल टू 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, -0.49 सिग्मा इज इक्वल टू 45 माइनस म्यू, या म्यू माइनस 0.49 सिग्मा इज इक्वल टू 45, इस इक्वेशन नंबर 3, क्रॉस मल्टीपल, और इस म्यू को इधर लेके चले जाएंगे और ये माइनस अपने जगह। सेकंड में हम पुट करेंगे 1.41, तो दिस इज द 1.41 इज इक्वल टू 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, सिग्मा का मल्टीपल करिए, 1.41 सिग्मा इज इक्वल टू 64 माइनस, तो म्यू प्लस 1.41 सिग्मा इज इक्वल टू 64, दिस इक्वेशन नंबर 4। और आप यहाँ से सीधा सीधा कर दीजिए, देखिए 3 माइनस 4 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट आपको देखिए क्या दिख रहा है, ये पॉजिटिव निगेटिव दिख रहा है और सेम साइन है, तो सिंपल ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस है कैंसिल, 0.49 सिग्मा और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो सिंपल 0.49 ऐड करेंगे तो 910 हो जाएगा, और 4 9 हो जाएगा सिंपल, ठीक है, और फिर 1 पॉइंट हो जाएगा -1.90 सिग्मा इक्वल टू 45 में से 64 या 64 में से 45 को माइनस करना है, तो नॉर्मली ये क्या मिल रहा है, सिग्मा होगा और 1.90, ये 49 प्लस 41, और हियर 14 में से 5 चला गया तो 9, ठीक है, और 5 में से 1 गया तो 19, समझ में आ रही बात आपको, माइनस के साथ, तो सिग्मा इज इक्वल टू जाएगा 19 माइनस 19 अपॉन -1.9, तो इसको डिवाइड कर दिया तो 10 आ गया, तो सिग्मा इक्वल टू कितना आया 10, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 10 फाइंड आउट हो गई। अब सिग्मा की वैल्यू अगर 10 मिल गई है तो आप कहीं भी किसी इक्वेशन में रख दीजिए फ्रॉम 3, तो फ्रॉम 3 देखिए हमारे पास क्या है, म्यू इक्वल टू है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 45 प्लस कितना हो जाएगा, इस वाले को इधर लेके चले जाएंगे, तो 0.49 इंटू 10, तो नो दिस इज द 0.49 इंटू 10, तो दिस इज म्यू इज इक्वल टू 45 प्लस 4.9, म्यू इज इक्वल टू हो गया आपका 49.9, ठीक है, 49.9 या अप्रॉक्सीमेट 50, ठीक है, तो ये म्यू एंड सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ये फाइंड आउट किया। तो ये देखिए थोड़े टॉपिकल जो डिफरेंट टाइप कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग अगर करना समझ पाएंगे ना तो बहुत इजी कर पाएंगे। तो एक कंसेप्ट को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, फॉलो करके अब दूसरे क्वेश्चंस के कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे। चलिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 7% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 35, 89% आर ओवर 63, तो फाइंड द मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लियर कंसेप्ट है, इधर आपका क्वेश्चन है, तो 7% और सभी जो 89% आर ओवर 63 है, 63 ओवर पूछ रहा है। आई विल चेक द क्वेश्चंस, इट्स एंड 89% अंडर 63 ही है, नॉट 64 है, यहाँ पे ओवर नहीं है, अंडर 63 है, तो चलिए इसको अंडर 63 ही ले लेते हैं हम लोग, अंडर 63, ठीक है, दोनों अंडर है, ठीक है, इतना ये भी अंडर है और वो भी अंडर है, मतलब दोनों कम है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें, कोई ऐसा इशू नहीं है क्वेश्चंस का, स्टेटमेंट का। अगर ओवर होता तो हम आउटसाइड की वैल्यूज को देखते बस, और कोई दिक्कत नहीं है, तो डजेंट मैटर्स इस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए हम लोगों को क्या क्या पॉइंट समझने होंगे स्टूडेंट। पहला, तो पहले तो हमको मीन की जरूरत है, तो हम पहले मान लेते हैं कि मीन हमारे पास क्या है, म्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है सिग्मा।
स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हमारे पास, सिग्मा। तो अब आपके पास दो वैल्यू है, पहला क्या है, x इक्वल टू 35। तो इसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि z1 हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस म्यू x1 अपॉन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इट मीन्स 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक, दैट इज द वैल्यू ऑफ z1। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, नेक्स्ट सेकंड वाला जो है हमारे पास है 63 है, तो इसको हम लोग 63 मानते हैं। तो एक दूसरा पॉइंट मिल जाएगा z2, तो x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इट मीन्स 63 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। दिस इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये z1 z2 की वैल्यू को ही हमको फाइंड आउट करने का प्रयास करना है कि z1 क्या होगा, z2 क्या होगा। तो नॉर्मली फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए पहला फिगर जो हम बनाने जा रहे हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट, बस छोटा सा फिगर आपका यहाँ पे ड्राइव करना है और कुछ नहीं करना आपको। z इक्वल टू 0 है। अब देखिए छोटा अमाउंट है, 7% है, तो 7% जो होगा ना आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड में नहीं होगा, क्योंकि वो अंडर की बात कर रहा है। ओवर की बात करता ना तब तो बात हम मना लेते, बट अंडर है मतलब इससे कम ही होना चाहिए। तो ये इधर वाला एरिया हो जाएगा, जिससे 7% है, जो 35 जो भी है उससे कम होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ 7%। तो 7% का मीनिंग क्या हुआ, 7% का मतलब हो गया कि 0.07, इतने एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल एरिया का कितना पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.07%। 7% मतलब कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.07। समझ में आ रही बात। तो अगर ये 0.07 है तो उससे पहले वाला पार्ट कितना होगा, ये समझना आपको है। टोटल आपके पास कितना होता है, 0.50 होता है इधर से यहां तक का। तो इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए 0.7, 0.50 में से आपको क्या करना है, 0.50 माइनस 0.07 कर लेना है, तो कितना आ जाएगा 0.43। तो ये एरिया जो है 0.43 हो जाएगा। ठीक, और मान लीजिए यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, z1 है। क्लियर हुआ। तो 0.43 के लिए अब जो एरिया 0.43 रिप्रेजेंट कर रहा है, उस रिप्रेजेंटेशन के लिए z1 का मान क्या होगा, क्योंकि 0 से z1 ही हमको देखना है। तो 0.43 के लिए z1 का क्या मान होगा, इसको हमको टेबल में देखना पड़ेगा। तो देखते चलिए ढूंढते हैं, कम ही देखना है। तो पॉइंट अब हमको क्या ढूंढना है, 0.43। तो देखो भैया ये आपका एरिया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 0.43 को आपको ढूंढना है। तो देखो 41 42 42 42 42 42 42 42 92 4306, ठीक है। तो 4206 है, 48 यहां पर 1.48 पर है, ठीक है। उससे कम चाहिए मतलब उधर जाना है, तो एग्जैक्टली हम यहां उसके बराबर ले सकते हैं। समझ में आ रही बात आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। इधर आप समझो, बड़ा क्यों ले रहे हैं ये समझो आप। हमको इधर जाना है लेकिन हम इधर की वैल्यू लेंगे, इधर की वैल्यू लेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये एरिया है ना, तो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा ग्रेटर देन होगा। इट मींस ये z1 की वैल्यू हो जाएगी अब 1.43 से थोड़ा सा जो भी होगा 4306, इसको ले लेंगे। तो 1.48 जो है ये यहां पर इससे थोड़ा सा ग्रेटर देन मिल जाएगा, तो दैट इज द 1.48 हो जाएगा। z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.48 माइनस यहां लगा लेंगे। क्लियर हो गया। 0.3 के लिए 32 के लिए z1 का मान कितना होगा, 1.48। ठीक है, ये आप फिगर से देख पा रहे हो। चलो अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। जो दूसरा फिगर है, तो दूसरे फिगर को भी हम बना लें, फिर उस पर बात करेंगे उसके लिए z2 का मान कितना होगा। एक ही में नहीं बना रहा हूं, एक में बनाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए मैं अलग बना ले रहा हूं फिगर को ही। z2 हमारे पास यहाँ 0 हो जाएगा, z इक्वल टू, ठीक है, z इक्वल टू 0। अब कितना कह रहा है, 89%। 89% बहुत इंपॉर्टेंट। तो 89% अब एक ही साइड में तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों 50-50% होते हैं। तो 50 इधर और 89 इधर, तो 50 और 89 कितना होगा, अब ये देख लेना है आपका। अगर इधर वाला पोर्शन आपका 50% है, तो ये कितना हो जाएगा, 89 का मतलब आपका सीधा सीधा हो जाएगा ये 39%। ये तो होगा 538 39%, मतलब ये 0.50 एरिया है, ये 0.39 एरिया है, ठीक है।
अब इसी एरिया पे हमको काम करना है, समझ में आई बात? दिस इज द इंपॉर्टेंट। ये टोटल आपका जो है, ये टोटल आपका कितना है? 89%। ठीक, तो जीरो से यहां पे मान लीजिए दैट वैल्यू इज द Z2 है, अब अंडर लेना है। तो 0.39 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 0.39। ये तो हमको पता है, इधर का कोई मतलब नहीं, ये तो 0.50 है, उससे मतलब नहीं है। अब हम Z2 का मान देखेंगे, 0.39 पर हमको Z2 का मान देखना है, बट थोड़ा सा कम देखना है। अंडर कह रहा है तो थोड़ा सा क्या देखना है? कम देखना है। तो 0.39 को अब ढूंढना है आपको इस टेबल में। 0.39 को ढूंढिए। 0.3939393939। तो दिस इज द, देखो आप कहां पर है, इसको मैं हटा दे रहा हूं अभी। चलो भाई, तो देखो 0.39 को सर्च आउट करो आप। 383638388907। देखो अब 3907 ये बड़ा हो गया, ये आपका 0.39 से क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है ना। हमको बड़ा तो लेना ही नहीं है, तो छोटा लेना है। तो सिंपल सा हम क्या लेंगे? सिंपल जो वैल्यूज है क्या लेंगे? 1.23 या फिर सिंपल 1 पॉइंट, ये लाइन रही ना, 1.2001 और 02, और अंडर लेना है, अंडर 0.3907, तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हम लोग इसको ले लेते हैं, 0.3907 है, तो अप्रॉक्सीमेट इसको ले सकते हैं हम, एग्जैक्टली वैल्यूज है। या फिर आप अगर इसको नहीं ले सकते तो इस वाले को ले सकते हैं हम, पॉइंट जो 388 है, 888 है, तो इस पर जो वैल्यू है 1.22 हो जाए। ये क्या हो जाएगा? 1.2 है, और इस वाले पॉइंट पे 01 02 022, तो 1.22 ले सकते हैं। यहाँ पे 1.23 भी ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज चल जाएगी, कोई ऐसा बहुत ज्यादा इशू नहीं होगा। तो आप इस पॉइंट को ले सकते हो, बट जनरली कोशिश करें बहुत ज्यादा गैप ऑफ डिफरेंसेस नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो 0.39 पर चलो इसकी वैल्यूज को हम अंडर लेना है, बट कंसिडर करें तो हम इसको ले सकते हैं 23 या 21 ले सकते हो, ये 22 या फिर आप 23, कोई एक वैल्यूज उसमें से कंसिडर हो जाएगा कि 1.23 लेना है या फिर 1.22। ठीक है, ग्रेटर देन अंडर है तो अंडर के केसेस में हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम निकाल रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्टली वैल्यूज तो थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंसेस कर सकते हैं। समझ में आ गया था आपको? क्योंकि इसके इधर तो हमको जाना नहीं है, तो हमको इधर ही लेना है, तो या तो लेस देन आर इक्वल टू ले सकते हैं, या इक्वल, अंडर कह रहा है तो इससे थोड़ा सा कम ही लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा था आपको? 0.39 है तो उससे थोड़ा सा कम लेना पड़ेगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो 0 तो हम लेते हैं 1.22 ले लेते हैं। चलिए, z इक्वल टू 1. z की वैल्यू हो जाएगी 0.3 के 9 के लिए, z2 की वैल्यू कितनी होगी? समथिंग। तो अब इसके लिए ये हमारा, हमने जो एरिया का कंसेप्ट था, जो z1 और z2 निकालना था, वो हम लोगों ने कर लिया। अगर अब ये कर लिया है तो बस अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, बस उसको थोड़ा सा हम लोगों को नॉर्मली लैंग्वेज में लिख लेना है और बात कर लेना है। ठीक है, तो एरिया बिटवीन 0 टू Z1 इज, तो Z1 इज, या Z0 टू Z1 इक्वल टू भी कह सकते हो, इज भी कह सकते हैं आप, या इक्वल टू निकाल लें। तो एरिया बिटवीन 0 टू Z1, 0 टू Z1 कितना हुआ आपका एरिया? 0.43। तो दिस इज द 0.43। ठीक है, तो फॉर द वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, द वैल्यू ऑफ Z1, द वैल्यू ऑफ Z1 फॉर एरिया 0.43 इज, 0.43 इज कितना हो जाएगा आपका? -1.48, तो -1.48। क्लियर? Z1 की वैल्यू। दूसरा, एरिया बिटवीन 0 टू Z2 इज इक्वल टू 0.39। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ Z2 फॉर एरिया 0.39 इज, ठीक है, 1.22।
1 पॉइंट, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? तो Z1 और Z2 निकल गया आपके पास। अगर आपके पास Z1 और Z2 निकल गए, ये दिस इज द आपका ये Z1 और ये आपका Z2। तो Z1 और Z2 की वैल्यू आप गिवन इक्वेशंस में जो हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 है वहां पे रख दीजिए एंड कैलकुलेट कर लीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z1 एंड Z2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, putting the value of Z1 and Z2 in 1 and 2। So 1 and 2 में पुट कर दो आप एंड देखो क्या रिजल्ट्स मिलता है। सो दैट इज 1 हियर, Z1 है तो दिस इज इंपॉर्टेंट, -1.48 इज इक्वल टू 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो -1.48 सिग्मा इज इक्वल टू 35 माइनस म्यू, या म्यू माइनस 1.48 सिग्मा इज इक्वल टू 35। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 3। ठीक, ये आ गया आपका। अब सेकंड वाला है, इसमें पुट कर देना है Z2 63 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो 1.22 63 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू प्लस 1.22 सिग्मा इज इक्वल टू 63 आ जाएगा। दिस इक्वेशन नंबर 4, और 3 माइनस 4 कर दीजिए। तो इसमें से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे सीधा से, जैसे माइनस करेंगे तो साइन बदलेगा, म्यू म्यू खत्म हो जाएंगे इन दोनों को लेकर के, ये माइनस 1.22 और इसमें से ऐड करेंगे तो देखिए माइनस यहाँ पर भी, यहाँ माइनस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 8 2 10 हो गया, 4 2 6, 1 7 हो जाएगा, और फिर 1 1 2, 2.70 माइनस सिग्मा इक्वल टू 63 में से 35 को माइनस कर देना है, तो 13 में से 5 चला गया 8। ठीक, 13 में से 5 चला गया 8 हो गया, और यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 3 गया, तो समझ में आई बात आपको। और ये कितना हुआ था, 8 2 10, और 4 2 6 1 7, और फिर 2.70 समथिंग सिग्मा, तो माइनस में, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -28.-2.7। अब आपको इसको डिवाइड कर देना है, रिजल्ट आपके पास निकल जाएगा, 28 डिवाइड 2.7, नाउ 10.37। ठीक है, 10.37। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, सीधे सिंपली हो गया 10.37। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू सिग्मा की यहां पर फाइंड कर ली गई। क्लियर हो गया, लगभग मान है अप्रोक्सीमेट। अब सिग्मा का मान कहीं भी रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, तो सिग्मा इज इक्वल टू हम लोग चाहे 3 में रख दें, चाहे यहाँ पे 4 में रख दें, तो चलिए 4 में रख देते हैं। तो फ्रॉम 4 पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा, तो फ्रॉम 4, तो बेटा क्या हो जाएगा, देखिए म्यू इज म्यू इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल इस वाले में हम रख रहे हैं, तो ये इधर लेके चले जाएंगे तो सीधा हो जाएगा 63 माइनस हो जाएगा 1.22 इंटू 10.37। ठीक है, तो सिंपल अब यहाँ पे कैलसी यूज कर लें हम लोग, सिंपल दिस इज द 63 माइनस 1.22 इंटू 10.37। ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, इतना नहीं आ सकता, 10.37 है, कितनी हो गई, 63 माइनस, चाहे तो ब्रैकेट लगा लें, छोटा सा कंसेप्ट है, 1.22 इंटू 10.37 ब्रैकेट 12.65, इतना आ रहा, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। तो गलत हो रहा है 1.22 और समथिंग, विल चेक इट, कहाँ कैलकुलेशन गलत हो रहा है, 12 पॉइंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50.34 कैलकुलेट किया, वो अंदर का बता दिया, तो 12.34 के आसपास आ गया रिजल्ट इसका, तो चेक कर लें, 50.34 है ना, तो दिस इज द 50.3 आया है, कोई दिक्कत नहीं, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा
50.34। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है, अप्रॉक्सीमेट। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो जब कभी भी अगर आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चंस दिए हों, तो इस तरह का लॉजिकल कंसेप्ट आपको यूज करना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आई थिंक ये आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको कैसे कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, एरिया फाइंड आउट कर लिया, पर्टिकुलर फिगर्स के अकॉर्डिंग उसको देख लिया और वर्कआउट कर लिया। तो आई थिंक आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो चलिए यहाँ से 3 एंड 4 दोनों ले लेता हूँ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम लोग अपने लेवल से हैंडल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर ऑफ 300 स्टूडेंट्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ 300 स्टूडेंट्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चंस देख ले रहा हूँ सही है कि नहीं। ठीक है, 300 students are normally distributed, mean this is inches, standard deviation 3.3 and find the height below which 99%, मतलब 99% से नीचे जो होंगे उनको आपको उनकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस बार परसेंटेज वाले ही सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं, जो कि कोशिश मेरी है कि आपके इस टाइप के कंसेप्ट का जो है ना डेवलपमेंट हो सके और आप इसको अच्छे से हैंडल कर सको। देखिए 3 पे बात करते हैं। 3 का कंसेप्ट सेम है प्रीवियस की तरह, बट थोड़ा सा अलग है। इसमें हम लोगों को x को फाइंड करना है। देखिए अगर इफ द हाइट ऑफ 300 स्टूडेंट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 64.5 इंचेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3.3 इंचेस, फाइंड द हाइट बिलो विच 99% ऑफ स्टूडेंट्स लाई। मतलब 99% बिलो जो भी हाइट है वो आप निकालनी पड़ती है कि 99% स्टूडेंट की हाइट कितनी है बिलो। तो सेम पैटर्न है, बट यहां पर आपको x को निकालना है। पहले तो देखना है कि 99% एरिया जो कितने पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाला है, तो उसको फिगर को हम बना लें, फिर उसके बाद हम उसमें बात कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट। इस तरह का आपका फिगर रहेगा। ये आपका z यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करता है, कोई दिक्कत नहीं। 99% का एरिया का मतलब है ये टोटल, जो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो ये जो पार्ट आपका है स्टूडेंट, ये कितना है, यही आपको यहाँ पर ये हम लोग दिखा रहे हैं। ये टोटल पार्ट कितना है, 99% को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 99% को। क्लियर। तो अगर 99% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये वाला पार्ट कितना है, 0.50। टोटल कितना एरिया होगा, 0.99। तो अगर ये 0.50 लेफ्ट हैंड साइड का है तो राइट हैंड साइड का कितना हो जाएगा, 0.49। और मान लीजिए यहां पर z, ठीक है, 0.99%। क्लियर। तो 0.99 को रिप्रेजेंट करेगा। लेफ्ट का एरिया कितना होगा, 0 से लेफ्ट का एरिया कितना होता है, 0.50। तो राइट का एरिया कितना हो जाएगा, 0.49, क्योंकि टोटल एरिया 0.99 है। क्लियर हो गया। अब इस 0.49 के लिए हम z का मान देखेंगे टेबल में। जो एरिया 0.49 है उसके लिए हम z का मान फाइंड आउट करेंगे टेबल से, और उसके बाद क्वेश्चन लग जाएगा अपने आप। बहुत छोटा सा फंडामेंटल क्वेश्चन है, समझ में आ रही बात आपको। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो कुछ दिया है क्वेश्चन में उसको लिख लें, फिर इस पर हम बात कर लेंगे आराम से। देखिए n दिया आपके पास 300, ठीक है, n आपके पास 300 है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, म्यू कितना है, 64.5 है, इंचेस है, और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो 3.3 है। ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप सभी जानते हो कि z इक्वल टू क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो नाउ z इज इक्वल टू x माइनस म्यू, मतलब x आपको फाइंड करना है, यहाँ पे x को ही फाइंड करना है बिलो। तो x माइनस म्यू मतलब 64.5 डिवाइडेड बाई सिग्मा हमारे पास कितना है, 3.3। दैट इज द इंपॉर्टेंट। क्लियर। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है तो अब आपको टेबल में सारा काम करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग तो देखते हैं 0.49 पर। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया बिटवीन 0 z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू जो भी है z टू z, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 0.49। ठीक,
अब 0.49 है तो 0.49 पे हमको देखना है कि इस z का मान कितना होगा। तो 0.49 देखते हैं, उसी के आसपास अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम टेबल में देखेंगे। तो देखिए 0.48484849 इसमें दिख रहा है, 48 0.2 वाले कॉलम्स में दिख रहा है। 48 है, 48 है, 48 है, 4901 है यहाँ पर, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है इसके आसपास। तो आप अगर ये 01 है, ये 000 है, 01 है, 02 है, ये 03 है, तो आप यहाँ पे 2.32 भी ले सकते हो या आप 2.33 भी ले सकते हैं। ये दो वैल्यू है, दोनों में से कोई भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आप यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि हमको बिलो फाइंड आउट करना है तो हम 2.32 को ले भी चल सकते हैं। समझ में आ रही बात आपको? तो हम 2.32 को ले लूं या 2.33 को, कोई भी एक वैल्यूज आप कंसिडर कर लो, डजंट मैटर्स। ठीक है, दोनों आसपास है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 2.33 है, क्योंकि 01 और समथिंग बहुत डिफरेंसेस है, कम है, 2.33 मान लेते हैं। चलिए समझ में आई बात आपको? तो दैट इज, इट मीन्स इस एरिया के लिए द वैल्यू ऑफ z, द वैल्यू ऑफ z फॉर एरिया 0.49 इज कितना हो जाएगा? 2.33 या 32 समथिंग, 33 ले लिया तो भी, 32 ले लिया तब भी, तो इसकी मान यहाँ रख दीजिए। अब तो z का मान आपको निकल गया, दैट इज द z। अब इस z को आपको कहाँ रिप्रेजेंट करना है? इक्वेशन 1 में आपको निकल जाएगा जो भी फाइंड करना है। तो फ्रॉम 1 तो 2.33 इज इक्वल टू x माइनस 64.5 डिवाइडेड बाई 3.33। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.33 इंटू 3.33 और प्लस 64.5। ठीक, तो अब आप कैलकुलेट के एलसी में कैलकुलेट कर लेना है, सिंपल। तो देखो भैया 2.33 इंटू 3.3 हो गया, प्लस कर लेना इसमें 64.5 को ना 72.18, x इज इक्वल टू आ गया 72.18 इंचेज आ जाएगा। मीन्स 99% जो स्टूडेंट हैं उनकी हाइट जो होगी, 99% स्टूडेंट्स आर हाइट लेस देन, हेंस 99% students are height less than 72.18 इंचेस। ठीक है, इतने इंचेस के आसपास ये हो जाएगा आपका वर्कआउट। तो समझ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हमने ली है। और अगर आप 2 लेते तो थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। अगर आप 2 लोगे तो क्या देखो डिफरेंसेस आ जाएंगे। अगर हम z की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा, 2.22 हो जाएगा इंटू 3.3 हो जाएगा प्लस 64.5 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लो आप, सिंपल सा देखो कितना आ जाएगा, 2.32, सॉरी नॉट 32, यहाँ 2.32 लेना पड़ेगा। तो 2.32 इंटू 3.3 हो गया प्लस 64.5, कितना आ गया? 72.15 आ जाए। तो यहाँ पे 18 आया है, यहाँ पे 15 हो जाएगा। दैट बहुत अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टाइप है हमारे पास क्वेश्चंस के, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। समझ में आ रही बात आपको? वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? पैटर्न आपको शायद आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे मैं वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे आपको समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो बड़ा हो रहा है क्योंकि हम हर एक टॉपिक को डिटेल्स में एक एक पॉइंट को समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको इसमें कोई दिक्कत ही ना हो। सारा कंसेप्ट ही खत्म कर दिया मैंने, झंझट वाला सब खत्म। चलिए आइए एक और क्वेश्चन जो है इसका है उसकी बात कर लेते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो आइए, दिस इज द इम्पॉर्टेंट अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे। देखिए क्या कह रहा है, ये थोड़ा अब पुराने जैसा नहीं है, यहाँ पे लॉजिक लगाना है। कह रहा है कि इफ द लाइफ ऑफ आर्मी शूज इन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 8 मंथ, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मंथ, इफ 5000 पेयर्स आर इशूड, हाउ मेनी पेयर्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू नीड रिप्लेसमेंट आफ्टर 12 मंथ। कह रहा है
कि 12 मंथ के बाद ऐसे कितने पेयर्स होंगे जिनको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम चेक करते हैं करप्शन हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है ना, खराब शूज मिले हैं कि नहीं मिले हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए, तो हम लोग करेंगे क्या स्टूडेंट, हम ऐसे शूज पेयर, नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज की संख्या को निकालेंगे जो 12 मंथ के बाद हम यूज कर सकते हैं। 12 मंथ के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं, जो यूज करेंगे वो यूज होगा, बाकी हम 5000 पेयर्स में से क्या करेंगे, घटा देंगे। समझ में आई बात आपको। तो चलिए आइए देखते हैं, बहुत आसान सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आर्मी शूज मीन कितना है 8 मंथ, स्टैंडर्ड एविएशन कितना है 2 मंथ है, कैपिटल एन कितना है 5000 है, ठीक है। जेड आपको निकाल लेना है। तो जेड कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं क्या होता है, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो x ग्रेटर देन 12 है, मतलब हम x को 12 मंथ मान लेंगे, ठीक है। तो z होगा आपका 12 माइनस म्यू मतलब 8 अपॉन सिग्मा मतलब 2, तो z इक्वल टू हो गया 2। समझ में बात, ग्रेटर देन 12 है तो पहले जब कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू को 12 ही ले लेंगे। अब आपके पास जो रीजन आ रहा है उस रीजन की बात करो आप, तो p हो गया x ग्रेटर देन 12, इट मीन्स जो p है वो z ग्रेटर देन 2 के लिए रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाने वाला है। तो ग्रेटर देन 2, आपको इसको प्लॉट कर लो, अब आप देख लो भैया, z इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2 बनेगा, z इक्वल टू 2। इसके ग्रेटर देन मतलब इस साइड वाला ये पोर्शन जो हमको चाहिए, राइट हैंड साइड, ग्रेटर देन का मतलब हमेशा 2 के राइट हैंड साइड का एरिया चाहिए। टोटल एरिया आपके पास होता है 0.50, तो उसमें से इस वाले एरिया को माइनस कर देना, मान लो इसको a कह दे, तो 0 से a की एरिया को आप माइनस कर दो, देन वी कैन फाइंड आउट, मतलब 0.50 माइनस एरिया बिटवीन O2, इसको O कर दिया तो O2A, दिस इज द 0.50 माइनस P 0 लेस देन Z लेस देन आर इक्वल टू 2, तो 2.0, 2 पर 0 हमको देखना है, टेबुलर वैल्यू सिंबल सा है 2 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 0.50 माइनस P और Z इक्वल टू 2.0 00, तो 2.00 या 2.0 पे 0 देख लेना है सीधा सीधा। तो 0.50 माइनस, अब टेबुलर वैल्यूज देखनी पड़ेगी, फाइंड आउट करना पड़ेगा टेबुलर वैल्यूज हमारे पास कहाँ है और उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है। तो 2 देखिए, 2 है ये यहाँ पे, और 2 पे 0 देखना है, पहला वाला कॉलम देख लेना है 0.4772, तो 0.4772 सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, 8 2 फिर 2 फिर 0, 0.228, ये आपका आ गया। तो नंबर ऑफ शूज निकाल लेंगे जो हमको जरूरत होगी, समझ में आ रही बात, नंबर ऑफ शूज हम फाइंड आउट करेंगे जो कि 12 मंथ के बाद हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज, नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज whose life more than 12 मंथ, कितना टोटल पेयर ऑफ शूज 5000 है इंटू 0.0228, तो हो गया 114.000, इतना आ जाएगा, मतलब 114 आ जाएगा, ठीक है। तो 114 शूज ऐसे होंगे जो कि 12 मंथ के बाद हम यूज कर सकते हैं, समझ में आ रही बात आपको, 12 मंथ के बाद यूज कर सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट शूज आफ्टर 12 मंथ, तो टोटल कितना 5000 माइनस 114, तो 114 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 4886 पेयर्स आ जाएंगे। मतलब इतना शूज जो है ना रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, मतलब टोटल सारे सभी के सभी शूज ही खराब हो गए आपके, 0.2% सिर्फ वैलिड है, बाकी के सब खराब हो जा रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन की डिमांड है, अगर इस क्वेश्चन की कहानी को समझें, तो अगर ऐसा नॉर्मल लाइफ में हो जाए तो बहुत
मतलब बेकार सिचुएशन हो जाएगी, कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा। तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, तो ये ध्यान रखना आपको। समझ में आ रही बात आपको? दैट इज इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं और पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। 12 मंथ है, MONTH होता है, MONTH, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो हर एक पॉइंट का इशू होता है, हर एक पॉइंट का कंसेप्ट होता है। तो इस तरह से मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे आज नजर विजिट करें। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना स्टूडेंट्स, और सब्सक्राइब कर लेना फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। अनदर्स, अगर आप मेरे AMS ट्यूटोरियल चैनल का फैन, जो फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं, फैमिली मेंबर्स, तो आप ज्वाइन बटन को मेरे चैनल के जरूर ज्वाइन करें। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।